सरहद के उस पार के इस खास एपिसोड में आप सबको खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, हम ज्यादातर हमारे प्रोग्राम में भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करते हैं, लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम हमारे आसपास हो रहे बेहद दिलचस्प और मुश्किलात से भरे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर नजर डालेंगे और उनका हमारे खित्ते पर होने वाले असरात का भी जायजा लेंगे। आज के प्रोग्राम में हाल ही में हुए एससीओ समिट, यूक्रेन और रूस के दरमियान हो रही जंग, इंडिया चाइना बॉर्डर डिसएंगेजमेंट पर बात करेंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान की फौज के जनरल्स हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हों और हम हमारी अपनी बात ना करें। तो थोड़ी बहुत बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी करेंगे। सबसे पहले हम हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल शफात उल्लाह शाह साहब ने। आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर कोर कमांडर रहे। लाहौर बेस्ड 4 कोर को आपने कमांड किया। आप जनरल मुशर्रफ साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे। रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के जॉर्डन में एम्बेसडर भी रहे। आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कॉलम निगार भी हैं। इसी के साथ साथ आपकी एक बड़ी मशहूर किताब है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जो आपने 1983 में लिखी। जनरल साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका और जनरल शर्मा का कि मुझे आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए, और आपने इतनी तफसील में मेरी कुछ बातें बताई हैं जो कि मैं खुद भी भूल चुका हूं, खास तौर पे वो किताब के बारे में जो मैंने 83 में लिखी थी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। भारत से हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल बीके शर्मा साहब ने। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, जो कि भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है। जनरल साहब अभी हाल ही में रूस के दौरे से लौट कर आए हैं। इनसे उस दौरे के हवाले से भी बात करेंगे। जनरल साहब, आपके भी वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। जनरल शर्मा, इन दिनों न्यू ग्रेट गेम, कोल्ड वॉर 2.0 जैसे सेंसेशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और उसका भारत पे जो असर है उसको किस तरह से देखते हैं? जी अरविंद, इसमें दो राय नहीं कि इस वक्त एक नई ग्रेट गेम जो है उसका आगाज हो चुका है। जैसे कि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक और यूरेशिया में जो ग्रेट पावर्स के बीच में राइवलरी चल रही है, उसके मद्देनजर अब इसका इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे पहले मैं उस पर खुलासा करूं, मैं आपको इंडिया का विजन और इंडिया का जो आगे ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारा जो विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रखा है वो है एक विकसित भारत, दैट मीन्स डेवलप्ड इंडिया बाय 2050। और उसको अगर हमने करना तो उसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को डेवलप करना पड़ेगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में पहले नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, फिर डिप्लोमेसी का ज़रूरी है, और डिफेंस सिक्योरिटी, और फिर एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन चाहिए जिसमें हम अपने लोगों को और वर्ल्ड को बताएं कि इंडिया की क्या पोजीशन है और इंडिया क्या रोल प्ले करना चाहता है वर्ल्ड एरिना के ऊपर। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, वहाँ हमारी ज़रूरत है एनर्जी, क्योंकि हम थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री हैं, और हमारी एनर्जी की डेवलपमेंट के हवाले से जो है रिक्वायरमेंट वो लगी रहेगी। फिर है कनेक्टिविटी, खासकर यूरेशिया की तरफ जो कनेक्टिविटी लैंड कॉरिडोर से। देन ट्रेड, जिससे हमारी इकोनॉमिक बूस्ट हो। फिर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने एक नया मिशन जो इंडिया में उसका आगाज़ हुआ है वो तो है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। और फिर हमें दूसरे कंट्री से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ तभी हो सकती है जब हमारा इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे।
और वो हमारा नंबर 1 फोकस है। लेकिन जो अभी 3 स्ट्रेटेजिक शॉक्स हमें रिसेंटली 3 सालों में देखने में मिले, पहले कोविड पैंडेमिक हुआ, उसके बाद उसका हमारे ऊपर असर पड़ा, खासकर हमारे इकोनॉमी के ऊपर उसका बहुत असर पड़ा। फिर दूसरा जो है यूएस का विड्रॉल अफगानिस्तान से, उसने भी पूरा जो जियोपॉलिटिक्स और बैलेंस ऑफ पावर यूरेशिया में उसके ऊपर असर डाला, और ख़ासकर एक जिहादी आइडियोलॉजी की एक रजीम जो अफगानिस्तान में आई, उससे हमारे ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ता है, और हमारी जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर उसके असर पड़ता है। और तीसरा जो है ये जो यूक्रेन क्राइसिस जब ही इरप्ट हुआ है, जिसमें पोलराइज हो गई है पूरी वर्ल्ड। एक तरफ आप देखें रशिया और चाइना अलायंस जो है एक तरह से बन गया, और दूसरी तरफ से यूरो अटलांटिक अलायंस और नेटो वो बन गया है। अब इंडिया एक रिमलैंड स्टेट है, एक स्पाइकमैन है जिन्होंने ये थियोरी प्रोपाउंड की थी। रिमलैंड स्टेट वो ऐसी स्टेट है जिसकी एक बहुत अच्छी कोस्ट लाइन है, और उसके इंटरेस्ट यूरेशिया में भी हैं और इंडो पैसिफिक में हैं। और तीसरी जो चीज़ हमारी है, शुरू से हम एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को लेके चलते हैं, एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी को लेके चलते हैं, जिसमें हमारे इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम डिफरेंट प्लेयर्स के साथ अपना फॉरेन पॉलिसी इंगेजमेंट करते हैं। उसके ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि ये जो ग्रेट पावर्स हैं इनका आपस में ठीक नहीं है। एक तरफ तो यूरेशिया में हम शंघाई कोऑपरेशन का हिस्सा हैं, ब्रिक्स का हिस्सा हैं, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल का हिस्सा हैं। इंडो पैसिफिक में अगर आप जाओ तो वहाँ हम क्वाड्रिलेटरल 4 कंट्रीज का एक हिस्सा है उसमें, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस है। फिर अभी हमने एक दूसरी जो डिस्पेंसेशन है जिसमें बोलते हैं व्हाट यू कॉल इज U2I2, दैट मीन्स यूएई, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया एंड इजराइल उसका हिस्सा है। तो ये दोनों जो एंटेगनिस्टिक साइड्स हैं ये बोलती हैं कि अगर आप उस तरफ जाओगे तो इसका मतलब आप हमारे नज़दीक नहीं रहे, अगर हम इनके नज़दीक जाते हैं तो वो बोलते हैं जी आप हमसे दूर हो रहे हैं। तो ये एक डायलमा हमारे ऊपर जो है आ जाके पैदा हो जाता है। और ये डायलमा इतना है कि एक जो नई ग्रेट गेम जो अभी चली है वो एक बहुत ज़्यादा सिनिस्टर या बहुत ज़्यादा एक इंटेंस गेम है बनिस्बत के जो पहले कोल्ड वॉर का इरा था। क्योंकि यहाँ जो कंटेस्टेशन हो रही है वो ना कि आइडियोलॉजी के ऊपर हो रही है, बल्कि डोमिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट लोकेशंस की बात हो रही है, डोमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, पर्टिकुलरली नए स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, माइक्रोचिप्स, आपकी जो सेमीकंडक्टर जैसे रिसोर्सेज की बात हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल की लोकेशन की बात हो रही है, फिर टेक्नोलॉजी की कंटेस्टेशन है, ट्रेड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, एनर्जी, ये सब के ऊपर कंटेस्टेशन हो रही है। और ये कंटेस्टेशन जो है अब एक्सपैंड कर रही है और स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर्स की तरफ। आर्कटिक रीजन हुआ, आउटर स्पेस हो गई, आपकी साइबर स्पेस हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। तो इससे जो है इंडिया के लिए जो है वो प्रॉब्लम पड़ती है। और अब एक नई जो वॉरफेयर, नए किस्म की जो वॉरफेयर आई है जिसको हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर या ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसमें पता ही नहीं लगता स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और उसमें सारे डायमेंशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, टेक्नोलॉजिकल, कोग्निटिव सारे आते हैं उसके अंदर, और उसमें पता नहीं लगता, कोई स्टेट वॉर डिक्लेयर नहीं होती और लाइंस ब्लर्ड हो चुकी हैं। आप एक्शन लो तो आप एस्केलेट करेंगे, ना एक्शन लो तो आपकी एम्बैरेसमेंट हो सकती। तो इस माहौल के अंदर जो है हमें काम करना पड़ता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया अपनी पूरी स्ट्रेटजी रिकैलिब्रेट कर रहा है, और उसमें सबसे बड़ा हमारा फोकस है ये पाकिस्तान चाइना की जो हाइब्रिड थ्रेट हमारे ऊपर है, कंटेस्टेड बॉर्डर के ऊपर, पहले हम उसको कैसे डेटर करें और कैसे बैलेंस करें। दूसरा, आपको पता है कि हमारा नेबरहुड जो है इस वक्त वहाँ पे बहुत ही पॉलिटिको इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन मालदीव्स और नेपाल जैसी कंट्रीज़ में।
तो उससे भी हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता। तो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेके भी हमें जो है एक री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को। तीसरी चीज़, कनेक्ट सेंट्रल एशिया में क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ ईरान है उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, तो वो हमारे ऊपर कुछ लिमिट्स डालता है। फिर तालिबान जो रजीम अफगानिस्तान के ऊपर है, वो हमारा गेटवे टू सेंट्रल एशिया, जब तक वो वहाँ पे पीस नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। फिर लुक वेस्ट में भी हमें बैलेंस करने पड़ते हैं अपने रिलेशन, जो इस्लामिक वर्ल्ड, उसमें सुन्नी वर्सेस शिया वर्सेस ज्यूज, इजरायली, वो हम कैसे किस तरीके से ट्रेड करें, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, हर कंट्री हमारी तरफ देखता है, हमारी इकॉनमी अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी आई है, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 7% पे आएगा। और बिकॉज ऑफ हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड न्यूट्रलिटी, उसकी वजह से हम अपने आप को इस पोजीशन में डाल सकते हैं कि हम लीडर बने मिडिल लेवल पावर्स के, जो बैलेंस करे ये दोनों पोल्स को। तो ये अपॉर्चुनिटी हो, इसके लिए हमें एक बहुत ही डेप्थ ग्रैंड स्ट्रेटजी और फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जनरल शाह की तरफ अब जाना चाहूँगा। तो जनरल साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप ये जो तमाम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमारे इस रीजन में हो रही हैं, इसको किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान पे इसका क्या असर हो सकता है, उस पर आप थोड़ी-सी बात करें। देखिए, मैं जैसे कि सब दानिशवरों ने ये कहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी यूरोप की बजाय। तो इस लिहाज से एशिया की बहुत अहमियत है ग्लोबल एनवायरनमेंट्स में। और मेरे जो तज्जिया है उसके मुताबिक ममालिक की बजाय रीजन्स तरक्की करते हैं। जैसे हमारे सामने यूरोपियन यूनियन की मिसाल है, हमारे सामने आसियान की मिसाल है। लेकिन इंडिया के बारे में जो जन शर्मा ने बताया, बहुत सही बातें हैं। इंडिया इकोनॉमिकली काफ़ी तरक्की कर चुका है और मिलिटरीली भी काफ़ी बिल्डअप है, लेकिन उसका फ़ायदा रीजन को नहीं मिल रहा। जब तक कि रीजन का कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा तो एक मुल्क की तरक्की से खित्ते पे असर नहीं पड़ेगा, और अगर खित्ते पे असर नहीं पड़ेगा तो इससे और तनाज़ात बढ़ते रहेंगे। अभी हमारे जो है, जैसे कि जन शर्मा ने भी कहा, ये हमारी आज़ादी के वक्त के साथ से ही हमारे कुछ तनाज़ात हैं इंडिया के साथ, जो कि कश्मीर के बारे में है, सियाचिन के बारे में है, सरक्रीक के बारे में है। ख़ास तौर पे कश्मीर का सबसे बड़ा इशू है। ये इशू जो है, इसको रिजॉल्व करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, और एक वक्त पे जब मैं उसमें मुज़ाकरात में शामिल था, हम तकरीबन पहुंच चुके थे जनरल मुशर्रफ और डॉक्टर मनमोहन के साथ के एक सोल्यूशन निकल आता। तो मैंने ये समझा था कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट इतनी मेजॉरिटी के साथ 2019 में आई है, तो मेरे ख्याल में आपके प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंटशिप शो करेंगे और इस इशू को रिजॉल्व करके एक ऐसी लेगेसी छोड़ेंगे जो कि पीस और ट्रैंक्विलिटी की होगी साउथ एशिया के लिए। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हो नहीं सका। पाकिस्तान का जहाँ तक मसला है, हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकोनॉमी है, और ये कोई आज का मसला नहीं है, ये हमारा सदियों पे मुहित मसला है कि हमने इकोनॉमी की तरफ को तवज्जो नहीं दी और अपने लोगों की हालत उतनी बेहतर नहीं की जितना कि करना चाहिए था, और जिसके लिए वो सोचते थे और जिसके वो तलबगार हैं। और इसकी वजह ये है कि गवर्नेंस भी एक वजह है, और दूसरा कि इकोनॉमी को हमने, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज नहीं आई जितनी की आनी चाहिए थी, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है। और हालांकि जो भी पाकिस्तान में जिस भी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन ने या अफराद ने इन्वेस्टमेंट की है, उनको 100% रिटर्न मिले और उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहा है, और दूसरे पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से कोई अपना मुआवजा
या इन्वेस्टमेंट को बाहर ले जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, हमारे एक्सपोर्ट इतने नहीं बढ़े, हमारे इंपोर्ट ज्यादा रहे हैं, और फिर जो है हम ये IMF के क्लचेस में रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल एक्चुअली जो कोलोनाइजेशन को रिप्लेस किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज ने और सिस्टम्स ने, जिसकी वजह से जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो मजबूर होके उनके साथ और उनके कंडीशंस मानने पे मजबूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो सफर करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय के इकोनॉमी की बुरी हालत में उनकी तरफ रजू करने के। तो इकोनॉमी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, और जब तक हम इस मसले से नहीं निकल सकते, हम एक जो अपना रोल है वो प्ले नहीं कर सकेंगे सही तरीके से। पाकिस्तान की जहां तक लोकेशन का ताल्लुक है, जिसका जिक्र जन शर्मा ने भी कहा, कि हम एक तरीके से गेटवे हैं बिटवीन साउथ एंड सेंट्रल एशिया, और ये गेटवे और हमारी जो तरीके से जो हमारी लोकेशन है उसका फायदा उठाते हुए ये रीजन ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि सेंट्रल एशिया भी इकट्ठे तरक्की कर सकते हैं। लेकिन एक तो ताल्लुकात की वजह से और दूसरे अफगानिस्तान के हालात की वजह से ये जो है मंसूबा पाया तकमील को नहीं पहुंच पा रहा। अब जहां हमारी पॉलिसीज जो है, तो इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट्स में जहां तक सुपर पावर गेम है, हर एक के अपने प्राइमरीली इंटरेस्ट है। आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, हमारे अमेरिका से आज़ादी के बाद से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, हम उनके एलाई भी रहे, और इसके अलावा सबके अपने इंटरेस्ट हैं। जब वो इंटरेस्ट कम हो जाते हैं या वो इंटरेस्ट पूरे हो जाते हैं, तो फिर उनकी तरजीह तब्दील हो जाती है। तो ये एक चीज है जिसका मेरे ख्याल में हर एक इस खत्ते के मुल्क को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। तो यही था, मैं कुछ आपको कहना चाह रहा था, बाकी जैसे बातचीत होगी आगे बढ़ेंगे। जन साहब, आप ही से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी SCO की जो मीटिंग हुई समरकंद उज़्बेकिस्तान में, उसे आप किस तरह से देखते हैं? वहां पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी इशू की गई। पाकिस्तान के लिए क्या की टेकअवेज रहे हैं SCO समिट से, और ओवरऑल इस SCO समिट के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? क्या वो मीट हुए हैं? जी, SCO एक बहुत अहम फोरम है, खास तौर पे इस रीजन के लिए, और आप जैसे देखें तो ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, जो कि तमाम खित्ते के जोग्राफिया के लिहाज से और अफराद के तादाद के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात ये कि इसका मैंडेट बहुत वसी है। अभी SAARC का जैसे जो हमारा रीजनल फोरम है, उसका मैंडेट बहुत लिमिटेड है, वो रीजनल कोऑपरेशन है, वेयरएज SCO का जो मैंडेट है वो सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और कोऑपरेशन और इकोनॉमिक्स तीनों को शामिल करता है। तो इस लिहाज से, और इसके जो मेंबर्स की तादाद है, इसके अलावा जो इनका ऑब्जर्वर स्टेटस है या डायलॉग पार्टनर है, वो भी बहुत वसी हैं। तो ये एक बहुत अहम फोरम है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल हैं। अब इस फोरम का फायदा उठाते हुए हमें अपने जाती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और ये मैंने हाईएस्ट लेवल पे देखा है, जब मैं जनरल मुशर्रफ के साथ भी था, तो सबसे ज्यादा फायदा ऐसे मौकों का, ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या UN जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंस हो या SCO का कॉन्फ्रेंस हो, ये साइडलाइंस पे जो बातचीत है वो ज्यादा अहम है, और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं बनिस्बत के कॉन्फ्रेंस की बातचीत के। तो कॉन्फ्रेंस का जो था, मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी स्पीच सुनी थी, उन्होंने वॉर को कंडेम किया, जो कि सही बात है। आजकल का जमाना है कि बातचीत के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए ताल्लुकात को फरोग दिया जाए, ना कि जंग के जरिए। लेकिन ये जो उन्होंने एक ये नजरिया पेश किया था
इससे इत्तेफाक तो सब करते हैं, लेकिन ये नजरिया फिर नजर आना चाहिए उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में भी, तो वो नजर नहीं आ रहा। एक तो मेरा इस पे एक ऑब्जर्वेशन थी। इसी दूसरी पर बात है, इसी पर एक मेरा सवाल इसी में आप ले लें, भारत पाकिस्तान के हवाले से जो ट्रेड को लेकर एक गुफ्तगू हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, उसमें अगर किसी को कोई ये कहें एक्शनेबल स्टेप लेने की जरूरत थी तो वो तो पाकिस्तान को लेने की जरूरत थी। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे ट्रेड का बहुत फायदा है दोनों ममालिक को, खास तौर पे इसकी का टाइम ऑफ डिलीवरी और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी दोनों बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं बनिस्बत दुनिया के कहीं और से। और फिर इन मुश्किलात में हम जितने करीब हैं, हमारे बॉर्डर जितने हैं, तो हम एक दूसरे के लिए बहुत सूदमंद हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ रिजर्वेशंस है पाकिस्तान की भी, और वो है कि बेसिकली जो मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस इंडिया चाहता है और ट्रांजिट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान को ज्यादा बनिस्बत उसके। फिर हमारे कुछ लोगों के एप्रीहेंशंस हैं कि शायद उनके मुफादात को नुकसान पहुंचे अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड को खोल दिया जाए। तो ये सारे तय तलब मसले हैं, लेकिन इन सब का हल मौजूद है अगर हम आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत के जरिए हर चीज का हल हो सकता है, कुछ गिव एंड टेक की सूरत में। लेकिन अगर हम आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो ये मसले कभी हल नहीं होंगे। तो ये तो था इसका जवाब। अब एससीओ के तरफ मैं दोबारा आता हूं कि इतना अहम फोरम और इतनी ज्यादा उसमें शिरकत हुई, लेकिन कोई मीनिंगफुल उससे नताइज जिसकी मैं तवक्को कर रहा था वो नहीं हुए। जैसे कि दो उनके मेंबर्स के दरमियान जंग हो रही है, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान, और मसला बहुत छोटा है, पानी का मसला है और सर्वेलेंस कैमरा लगाने का मसला है, लेकिन आपस में जंग हो रही है। तो ये अगर आपका मैंडेट अलाउ करता है आपको सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करना, पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करना, तो इसको साइडलाइन पे किसी को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज के तौर पे जाएगा तमाम दुनिया के लिए कि ये एक फोरम है जो कि सिवाय इकोनॉमिक इश्यूज के, सिवाय ऑप्टिक्स के, जो तयशुदा तलब मसले हैं उनको भी हल करने की कोशिश करता है। दूसरा, अजरबैजान आर्मेनिया दोनों डायलॉग स्टेटस के मेंबर्स हैं इस फोरम के। दोनों के दरमियान भी जंग दोबारा शुरू हो गई है, पिछले साल भी थी, लेकिन उसकी तरफ भी कोई कोशिश नजर नहीं आई। और मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले कहा था, अगर इस मौके पर जो साइडलाइंस पे मुलाकातें होती आपस में, मेरे ख्याल में चाइनीज प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल में कई मसाइल इसमें हल होंगे। तो और भी अगर मुलाकातें होती तो इससे इस फोरम के इस्तेमाल का ज्यादा फायदा इस रीजन के मुफाद में निकल सकता था। जी, आपने दो बातों को पॉइंट आउट किया। एक आपने सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की और जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी बात की। मैं और यही बात जनरल शर्मा भी पहले कर रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी बात को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इस खित्ते के अंदर हर मुल्क का कहीं न कहीं पे अपने सिक्योरिटी के कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अपॉर्चुनिटी की तो बात तो बहुत ज़्यादा होती है जियो इकोनॉमिक्स को लेके, पाकिस्तान की तरफ से हो या इंडिया की तरफ से हो, मगर कहीं न कहीं पे उसमें भी कुछ रुकावटें हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके हवाले से बात करें और साथ-साथ आप एससीओ समिट को किस तरह से देखते हैं? आपकी नज़र में क्या की टेकअवेज़ रहे, उसकी भी निशानदेही करें। अरविंद, सबसे पहले आप देखें एससीओ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, बिकॉज जो कंट्रीज हैं वो 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और तकरीबन 23.2 ट्रिलियन डॉलर ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है यहाँ पे एक जो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है वो है ईरान का इसमें शामिल होना, ठीक है। साथ में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतार, वो भी उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस का, वो डायलॉग पार्टनर्स का आना चाहते हैं।
तो ये एक इशारा करता है कि इसकी पोटेंशियल जो है वेस्ट एशिया की तरफ भी एक जाती है। अगर आप इस वक्त ओवरऑल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखें तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो चाइना की आउटरीच ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप की तरफ थी या रशिया की ओरिएंटेशन यूरोप की तरफ थी, उसमें एक रोड ब्लॉक आ गया है। ठीक है, इसीलिए रशिया अब उसकी जो नई स्ट्रेटजी है वो है पिवट टू एशिया, इंटीग्रेशन विद एशियन इकोनॉमी। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑल्सो, अगर वो इसको ज्यादा साउथ एशियन ओरिएंटेशन देते हैं तो परहैप्स उसके चांसेस उसके ऑपरेशनलाइजेशन के ज्यादा हैं। सिमिलरली इंडिया की तो ये एस्पिरेशन रही है कि आप कनेक्ट सेंट्रल एशिया एंड कनेक्ट यूरेशिया रहें, तो हमारा भी वहाँ पे जो है थ्रू ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अगर हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि जो 2 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो तो एक ब्रिज है टू इंटीग्रेट द लार्जेस्ट इकोनॉमी and maybe the second largest energy producer country in the world, China, India and Russia। ये तो पोटेंशियल इतनी जबरदस्त है कि कहने की कोई बात नहीं। तो इसलिए 2 चीजें पे मैं जो फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे, वहां पे जो ऑप्टिक्स थे हमारे बायलैटरल रिलेशंस की वजह से जो ये मीटिंग्स नहीं हुई, हम उस नेगेटिव्स को एक तरफ, बट जो सक्सेस हमें करना वो जरूरी है एक कनेक्टिविटी, एक शाहबहार जरांज दिलाराम कनेक्टिविटी आ जाए, एक नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर आ जाए, एक अगर इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है अगर वो आ जाए एक विन विन पैराडाइम के तहत, तो फिर जो है ये जो है इट विल बिकम एक्चुअली अ कंडुइट ऑफ ओल्ड सिल्क रूट, और जिससे पूरे रीजन की जो रीजनल इंटीग्रेशन होगी वो है। अब अफगानिस्तान को भी एनर्जी चाहिए, पाकिस्तान, इंडिया को एनर्जी चाहिए, तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आपकी टैपी पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से आनी है। कासा 1000 का प्रोजेक्ट है, एनर्जी फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, वो फ्रक्टिफाई हो सकता है। फिर एक मैकेनिज्म हमारे पास पहले से ही है और वो है अशकाबाद एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों उसका हिस्सा है, तो वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है जो इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो जो है रियलाइज होना शुरू होगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ गुड बिगिनिंग वेयर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज द मेंबर्स ऑफ द एससीओ आर कन्वर्जिंग। अब ये तो डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल सेगैसिटी की बात है कि इस पोटेंशियल को आप किस तरीके से हार्नेस करें और अपने जो इरिटेंट्स अपने रिलेशनशिप में उनको किस तरीके से अंडर प्ले करें, और एक बार एक नया कॉम्प्लीमेंटैरिटी और इंटरडिपेंडेंस का पैराडाइम आ गया जिसकी सबको फायदा, तो हो सकता है कि दैट विल पेव द वे फॉर अस टू रिजॉल्व आवर बायलैटरल डिफरेंसेस। ट्रू। साथ ही में मैं चाहता हूं कि इंडिया के लिए एससीओ समिट के जो की टेकअवेज हैं आप उनकी निशानदेही करें। यही सवाल फिर मेरा जनरल शाह से भी होगा। इंडिया के लिए तो की टेक अवे यही है, हमारी एक कनेक्टिविटी का इशू है, राइट। अगर उसके ऊपर कुछ बात होती है तो वो बहुत, एंड सेकंड है हमारा एनर्जी का इशू। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें जो हैं जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में शामिल हैं, इन चीजों के ऊपर बातचीत हो चुकी है, ये डिक्लेरेशन में भी आ चुकी हैं, अगर इनके ऊपर आगे कुछ हम एक तरीके से मैकेनिज्म बनाएं और कोई एक टाइम बाउंड मैनर्स के ऊपर से इसके ऊपर चले। लेकिन जैसे जनरल शाह साहब ने बोला और मैं इनसे बिल्कुल मुत्फिक हूँ, जब तक हम अफगानिस्तान का मसला रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। और आई थिंक ये पूरी डिस्कशन में अफगानिस्तान को हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका जिक्र करते रहे कि भाई आप इनको आइसोलेट ना करें, या और आइसोलेट हो गए तो फिर वहाँ मसला और बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर आई थिंक एससीओ कंट्रीज को और ज्यादा सोच विचार करना चाहिए ताकि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करें और उसको एक यूरेशियन ब्रिज बना के हम आगे चलें। और भी इश्यूज हैं, JCPOA का इशू है। अब वो इशू जो है ईरान के ऊपर पूरी सैंक्शंस ठोकी हुई हैं और उस तरीके से यू
मेड इट अ पराया स्टेट। जब तक आप अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं, ईरान को ऑन बोर्ड नहीं लाते, ये सारे जो हैं ऑपरेशन फ्रक्टिफाई नहीं होंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है कि जो रशिया की जो पाइपलाइंस हैं वो हुकअप होके सेंट्रल एशियन पाइपलाइन अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान के थ्रू इंडिया में आ सकती है। तो इसके ऊपर आगे चल के और मैं बात कर सकता हूँ जब आप मेरी रशिया की विजिट की बात करेंगे। बिल्कुल। जनरल शाह, मेरा आपसे यही सवाल है, शहबाज शरीफ साहब जब फोरम में गए हैं तो बहुत सारी उम्मीदें लगा के गए हैं कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ लेकर आएंगे, और यही बात जो उन्होंने आके बाद में की कि जी पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं वो रूस जो है पूरी करने के लिए तैयार है। इमरान खान जब गए थे तब भी यही कुछ बात हुई थी। अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है कि क्या पाकिस्तान इस ब्लॉक का हिस्सा बनकर और वेस्ट को ये कहें एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ से भी बहुत ज़्यादा एक इंटरडिपेंडेंस है, तो कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए फैसले लेना। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान इस समिट से क्या कुछ लेकर आया है? जी, सबसे पहले तो मैं कुछ सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में ज़्यादा उम्मीदें जो थीं वो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू से भी वाबस्ता थीं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं। और जहाँ तक रशिया के साथ एनर्जी नीड्स का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं रशिया के अलावा भी, जिसमें ईरान का ऑप्शन है। आपको इल्म होगा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ईरान के बॉर्डर तक उसका स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको हमने सिर्फ अपने इलाके में फैलाना है। और इसके अलावा हमें तुर्कमेनिस्तान के साथ और काफ़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन जहाँ तक रशिया के साथ कोई एनर्जी नीड्स पाकिस्तान के पूरी करने की बात आती है और फूड की यानी वीट की नीड आती है, तो मेरे ये किसी अलायंस का हिस्सा बने बगैर भी दुनिया में तमाम ममालिक मुख्तलिफ अलायंसेस का हिस्सा हैं, लेकिन दूसरों के साथ तिजारत भी करते हैं। अभी आप इंडिया की मिसाल ले लें कि LAC पे जब से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, इससे पहले 2019 में इंडिया का और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड था वो 90s के रेंज में था, 92 बिलियन बायलैटरल ट्रेड था। इस स्टैंड ऑफ के दौरान वो ट्रेड बढ़ के 116 बिलियन हो गया है। तो हालांकि ताल्लुकात बज़ाहिरन कशीदा हैं, लेकिन ट्रेड और कॉमर्स चल रही है। इस जियो इकोनॉमिक्स के एरा में दुनिया के जो ताल्लुकात हैं वो सबसे बड़ी बुनियाद उनकी ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। और अगर आप ये देखें तो इंडिया भी क्विड का हिस्सा है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है, तो दोनों मुख्तलिफ फोरम थे। तो इसको पाकिस्तान के और रूस के ताल्लुकात को सिर्फ एक सिक्योरिटी के पहनाए में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक बायलैटरल ट्रेड और कॉमर्स के ज़मरे में भी देखना चाहिए। और वो पाकिस्तान को ज़रूर ये ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज आजकल के जो हालात हैं उसमें दुनिया में पूरे हर मुल्क में वीट की शॉर्टेज है। अमेरिका में भी वीट के प्राइसेस 100% बने, ड्रॉट की वजह से कहत साली है कई स्टेट्स में, और फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं जिसकी वजह से, और यूरोप में भी बहुत शॉर्टेज है। तो ये शॉर्टेज सिर्फ एक रूस से हमें इस रीजन को मिल सकता है, क्योंकि रूस पे सैंक्शंस है और यूरोप और अमेरिका उनसे वीट लेंगे नहीं, तो पाकिस्तान और इस खत्ते के दूसरे ममालिक ले सकते हैं। अभी इंडिया भी तो तेल ले रहा है अपने रूस के साथ, लेकिन ये सिक्योरिटी के नजरिए से नहीं, अपने लोगों के मुफाद की खातिर है। तो मेरा ख्याल में हमें रूस के साथ तिजारत को बढ़ाना चाहिए। ये एक हमारी एनर्जी नीड्स को भी, चाइना भी रूस के साथ तेल ले रहा है, ईरान, सऊदी अरेबिया भी ले रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों ना ले। तो एक तो हमें अपनी एनर्जी नीड को परस्यू करना चाहिए रूस के जरिए, और दूसरा हमें फूड शॉर्टेज को कंपनसेट करना चाहिए रूस के जरिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ जरूर पेशरफ्त हुई होगी और बातचीत भी हुई होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान में
रूस के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बनाने के लिए कहीं ना कहीं पे एक संजीदगी उनके अंदर आपको दिखाई देती है, या फिर आप समझते हैं कि वेस्ट का दबाव है अभी भी पाकिस्तान पर? देखिए, दबाव तो हर ये फिर अगर इसको सिक्योरिटी के अलावा सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से देखें तो दबाव तो होगा। जो जहां से पहले हमारी गंदम आती थी, अगर उनकी गंदम हम ना लें, चाहे उसके रेट ज्यादा हो, तो उनके फार्मर्स को नुकसान तो होगा। लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, जैसे इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखता है जब रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, अवाम के मुफाद में ये है कि हम पाकिस्तान के माशी हालात को देखते हुए किसी मुल्क से सस्ती गंदम ले सकें, और वही हमारे मुफाद में है और उसी के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ये हुकूमत कर सकती है या नहीं करती, इसके बारे में मैं कह नहीं सकूंगा। मैं सिर्फ उम्मीद रखूंगा कि पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करने चाहिए, और जो कि हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हो और हमारे लोगों के मुफाद में। जी जनरल साहब, जनरल शर्मा, मैं चाहूंगा कि आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। एक चीज जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जिसका जिक्र किया कि एससीओ कंट्रीज को एक पाकिस्तान स्पेसिफिक सेंट्रिक क्लाइमेट चेंज प्लान बना के आना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर वो गुडविल है उनको। और दूसरा, मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले भी बताया, अफगानिस्तान को लेके जो कंसर्न्स हैं, नहीं तो ये ग्लिप टॉक है, ये इतने साल से हम डिक्लेरेशन देख रहे हैं एससीओ की, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स में वो उनका जिक्र करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं। एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया था अफगानिस्तान के ऊपर, 9 साल तक वो कॉन्टैक्ट ग्रुप मिला ही नहीं। अभी वो चाय कॉफी पी के आगे कोई मतलब टेंजिबल रिजल्ट्स उसके हैं नहीं। तो आई थिंक हमारे जैसे कंट्रीज को इनके ऊपर ये जो कि जाके आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये कॉफी क्लब ना बनाओ इसको। अगर आप यू रियली वांट दिस टू बी अ सोर्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंस्पिरेशन, तो फिर कोई टाइम बाउंड और एक रिजल्ट ओरिएंटेड बात करो। जी, एब्सोल्युटली एग्रीड, एब्सोल्युटली राइट।